नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं झारखंड के अंदर। लेकिन ये सफर सड़कों या शहरों का नहीं, बल्कि जमीन के नीचे का है। हम बात करने वाले हैं मिट्टी की, वो चीज जो किसी भी जगह की कहानी कहती है, वहां के लोगों का रहन सहन तय करती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो झारखंड की मिट्टियों की एक आप कह सकते हैं पूरी कुंडली खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प शब्द से, अवशिष्ट मिट्टी या रेजिडुअल सॉइल। अवशिष्ट मिट्टी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि झारखंड की ज्यादातर मिट्टी कहीं बाहर से बहकर नहीं आई है। वो वहीं की है, वहीं की चट्टानों के लाखों साल तक टूटने, घिसने और बदलने से बनी है। जैसे एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियां जिनका मूल एक ही हो। वाह। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम झारखंड का एक नक्शा अपने दिमाग में बनाएंगे और एक एक करके इन मिट्टियों की कहानी समझेंगे। ये कहाँ मिलती हैं, इनका मिजाज कैसा है और सबसे ज़रूरी, ये वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर डालती हैं। और आखिर में हम उस बड़ी चुनौती पर भी बात करेंगे जो इस कीमती विरासत को ख़त्म कर रही है, मतलब मिट्टी का कटाव। तो चलिए शुरू करते हैं उस मिट्टी से जो इस प्रदेश की पहचान है, लाल मिट्टी। हाँ, अगर आप झारखंड को ऊपर से देखें तो आपको ज्यादातर जमीन लाल ही नजर आएगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर के लगभग 90% हिस्से पर इसी मिट्टी का राज है। 90%? मतलब बहुत बड़ा इलाका। हाँ, बहुत बड़ा। बस दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, यानी वो इलाका जो अपने कोयले के भंडारों के लिए मशहूर है, और राजमहल की ऊंची पहाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी हर तरफ लाल मिट्टी ही है। अच्छा, तो इसके लाल रंग का राज क्या है? क्या इसमें कुछ खास मिला होता है? आप इसे ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लगकर उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। ठीक वैसे ही इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के कण बहुत ज्यादा होते हैं। फेरिक ऑक्साइड। ओके। जी, साथ में बॉक्साइट की मौजूदगी इस रंग को और पक्का कर देती है। लेकिन हाँ, ये हमेशा एक जैसी चटक लाल नहीं होती। जगह और चट्टान के हिसाब से कहीं ये पीली, कहीं भूरी, तो कहीं हल्की काली रंगत भी ले लेती है। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर झारखंड का 90% हिस्सा ऐसी मिट्टी से ढका है, तो इसका मतलब ये खेती के लिए बहुत शानदार होगी। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। रंग में तो ये बहुत दमदार है, लेकिन ताकत में थोड़ी कमजोर है। कुदरती तौर पर इसकी उर्वरा शक्ति, मतलब पैदावार देने की क्षमता, बहुत अच्छी नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि पौधों को बढ़ने के लिए जो 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक खाद, उन तीनों की इसमें काफी कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा नागपुर के ज्यादातर किसानों के लिए खेती की शुरुआत ही एक चुनौती से होती है। उन्हें हमेशा उर्वरकों और खाद पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता होगा, जो सीधे सीधे उनकी लागत और कमाई पर असर डालता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये यहाँ की कृषि की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए होती। और पानी का क्या? ये पानी पकड़ कर रखती है? नहीं, एक और बात यही है कि ये मिट्टी पानी भी ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाती। ढलानों पर होने की वजह से पानी तेजी से बह जाता है और अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी ले जाता है। मिट्टी के कटाव का खतरा इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो एक तरफ कम उपजाऊ, दूसरी तरफ कटाव का खतरा, ये तो दोहरी मार हुई। चलिए अब उस इलाके में चलते हैं जहां की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। राजमहल की काली मिट्टी, इसे रेगुर भी कहते हैं, और मैंने सुना है ये कपास के लिए बेहतरीन होती है। हाँ, ये लाल मिट्टी से बिल्कुल उल्टे स्वभाव की है। इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, जो अच्छा। लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बनी थी। तो आप कह सकते हैं कि इस मिट्टी में ज्वालामुखी की आग और ताकत है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका बर्ताव। इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, इतने बारीक कि पानी पड़ते ही ये फूलकर चिपचिपी हो जाती है। इतनी चिपचिपी कि अगर आप इस पर चलें तो जूते में चिपक जाएगी और ट्रैक्टर के पहियों का तो बुरा हाल हो जाता है। अच्छा। और सूखने पर? और जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे जमीन फट गई हो। अरे वाह, ये तो किसानों के लिए जुताई के वक्त एक अलग ही सिरदर्द होता होगा। हाँ,
और पोषक तत्वों के मामले में ये कैसी है? पोषक तत्वों में ये लाल मिट्टी से बेहतर है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी रहती है। फिर भी पानी रोकने की इसकी गजब की क्षमता इसे धान और चने की खेती के लिए बहुत शानदार बना देती है। तो राजमहल की ये मिट्टी तो ज्वालामुखी की देन है, लेकिन झारखंड में कुछ मिट्टियां ऐसी भी हैं जिन्हें यहाँ के मौसम ने, मतलब यहाँ की बारिश और गर्मी ने तराशा है। लैटेराइट मिट्टी ऐसी ही एक कहानी कहती है ना? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की वजह से होता है। ऐसे इलाके जहां पहले मूसलाधार बारिश होती है और फिर तेज गर्मी पड़ती है, वहां चट्टानों के नरम तत्व जैसे सिलिकेट तो पानी के साथ बह जाते हैं, लेकिन लोहा और एल्युमिनियम जैसे सख्त तत्व पीछे रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया से ये कंकड़ वाली गहरे लाल रंग की मिट्टी बनती है। ये आपको पलामू, रांची के पश्चिमी हिस्सों और सिंहभूम के ढलानों पर मिलेगी। तो इसमें लोहे के ऑक्साइड बहुत ज्यादा होते होंगे, जैसा कि लाल मिट्टी में होता है? उससे भी ज्यादा, और इसी वजह से ये खेती के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ये काफी सख्त और कम उपजाऊ होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिंहभूम में करीब 900 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो फिर ये किसी काम की नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। इसी सख्ती की वजह से ये ईंट बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, ईंट बनाने के लिए। तो क्या इस पर खेती बिल्कुल नहीं होती? होती है, पर बहुत मेहनत और सिंचाई के साधनों के साथ। जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो, वहां लोग इसमें चावल और मोटे अनाज उगा लेते हैं। ठीक है। अब एक और मिट्टी की बात करते हैं जिसका नाम ही उसकी पहचान है, रेतीली मिट्टी। ये जरूर हजारीबाग और धनबाद के कोयलांचल की कहानी कहती होगी। हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। ये पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में मिलती है। इसका रंग लाल और पीले का मिलाजुला रूप है, और जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें रेत की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये भी पानी को ज्यादा देर नहीं रोक पाती। और दामोदर घाटी में इसकी कोई खास किस्म भी है? जी, दामोदर घाटी क्षेत्र में तो इसकी एक खास किस्म मिलती है, जिसे एक मजेदार नाम दिया गया है, फुसफुस बलुई मिट्टी। फुसफुस बलुई मिट्टी, ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। ये मोटे अनाज के लिए अच्छी होती होगी? बिल्कुल, कम पानी और कम पोषक तत्वों में भी मोटे अनाज की फसलें इसमें ठीक-ठाक हो जाती हैं। अब तक हमने जितनी भी मिट्टियों की बात की, वो सब वहीं की चट्टानों से बनी अवशिष्ट मिट्टियां थीं। लेकिन झारखंड में एक ऐसी मिट्टी भी है जो मेहमान है, जो बाहर से आई है। मैं जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये झारखंड की सबसे नई और कह सकते हैं सबसे मेहमान नवाज मिट्टी है। इसे नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। इसीलिए ये झारखंड के मैदानी इलाकों, खासकर संथाल परगना में मिलती है। ये दो तरह की होती है, बांगर और खादर, है ना? मैंने स्कूल में पढ़ा था। एकदम सही। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो नदी के किनारों से थोड़ी दूर मिलती है, और खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी, जो हर साल बाढ़ के साथ आकर बिछ जाती है और जमीन को ताजगी दे देती है। साहिबगंज और पाकुड़ के इलाकों में आपको ये दोनों किस्में मिलेंगी। और मेहमानें तो जरूर अपने साथ तोहफे भी लाती होगी। मेरा मतलब है पोषक तत्व। बिल्कुल, ये अपने साथ चूना और पोटाश जैसे कीमती तत्व लाती है, जो इसे बहुत उपजाऊ बनाते हैं। हालांकि इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी ये धान और गेहूं की लहलहाती फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है। हमारे स्रोतों में एक ऐसा नाम आया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, अभ्रक मूलक मिट्टी। ये सुनने में इतना खास लग रहा है। क्या कहानी है इसके पीछे? ये वाकई में अनोखी है और सीधे तौर पर झारखंड की खनिज संपदा से जुड़ी है। ये मिट्टी आपको कोडरमा, झुमरी तिलैया, बरका गांव, मतलब उस पूरे इलाके में मिलेगी जिसे दुनिया अभ्रक पेटी या माइका बेल्ट के नाम से जानती है। अच्छा, जहां अभ्रक की खदानें हैं। जी, वहीं की खदानों से निकले अभ्रक के चमकीले कण इस मिट्टी में मिल गए हैं। तो क्या अभ्रक की मौजूदगी इसे खास बनाती है? इसका रंग रूप कैसा होता है? अभ्रक के लाखों कणों की वजह से धूप में ये मिट्टी चमकती है और इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, लेकिन नमी की कमी हो जाए तो ये पीली पड़ जाती है। तो ये उपजाऊ होती होगी? दुर्भाग्य से दिखने में जितनी सुंदर है, खेती के लिए उतनी ही मुश्किल। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये पानी को बिल्कुल नहीं रोक पाती। पानी सीधा नीचे चला जाता है, इसलिए अच्छी खेती करना इसमें लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या उगता है इसमें?
लोग इसमें सिर्फ कुर्थी, कोदो और सुरगुजा जैसी बहुत ही कम पानी वाली फसलें उगा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोडरमा जैसे इलाकों का विकास सिर्फ खदानों पर ही निर्भर रहा है और खेती वहां कभी एक मजबूत विकल्प थी ही नहीं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है, बिल्कुल। तो ये तो मुख्य प्रकार हो गए। मैंने स्रोतों में टाड़ और दोन जमीन का भी जिक्र देखा है। ये क्या कोई अलग किस्म की मिट्टी है? नहीं, ये मिट्टी का प्रकार नहीं बल्कि जमीन का वर्गीकरण है जो झारखंड की कृषि का आधार है। ऊंची असिंचित भूमि को टाड़ कहते हैं और ढलान के नीचे वाली नीची भूमि जहां पानी जमा होता है उसे दोन कहते हैं। अच्छा, तो ऊंची जमीन टाड़ और नीची दोन। दोन की जमीन पर अलग। हाँ। और इनके स्थानीय नाम भी हैं। चिकनी मिट्टी को स्थानीय लोग केवाल या नगरा कहते हैं, तो दोमट को खेरसी या चरका। ये नाम जानना जरूरी है क्योंकि किसान इन्हीं नामों से अपनी जमीन को पहचानते हैं। ये तो ही मिट्टियों के प्रकार और उनकी कहानियों की बात। लेकिन अब उस गंभीर मुद्दे पर आते हैं जो इन सभी कहानियों पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा है, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। यह झारखंड के लिए खामोश आपदा की तरह है। मिट्टी की सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ ऊपरी परत का पानी या हवा से बह जाना ही मृदा अपरदन है। और झारखंड की बनावट ही इसे इस समस्या के लिए बहुत संवेदनशील बना देती है। इसकी मुख्य वजह क्या है? हमारे स्रोत क्या बताते हैं? कई कारण मिलकर एक विनाशकारी चक्र बनाते हैं। पहला तो है झारखंड का उच्चावच, यानी ऊंची नीची पठारी जमीन। यहाँ ढलान बहुत है। जब बारिश होती है तो पानी रुकता नहीं बल्कि तेजी से नीचे की ओर भागता है और अपने साथ मिट्टी को काटता हुआ ले जाता है। और यहाँ की मानसूनी बारिश भी इसमें भूमिका निभाती होगी? निश्चित रूप से। दूसरा कारण है अत्यधिक वर्षा। कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा पानी गिरता है जो सूखी मिट्टी को संभालने का मौका ही नहीं देता। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा मानवीय कारण है, वो है वनोन्मूलन, जंगलों की कटाई। हाँ, अंधाधुन कटते जंगल। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ कटते हैं तो ये पकड़ ढीली हो जाती है और मिट्टी बेसहारा होकर बहने लगती है। और जानवरों की चराई और खेती के पुराने तरीके भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी है। चौथा कारण है अतिचारण, यानी जानवरों का एक ही जगह पर ज्यादा चरना, जिससे घास खत्म हो जाती है और जमीन खुल जाती है। और पांचवा है स्थानांतरणशील कृषि या झूम खेती। झूम खेती। इसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर खेती की जाती है और फिर जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है। ये जमीन कटाव के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। ये सब मिलकर समस्या को और भी गंभीर बना देते हैं। तो ये समस्या तो वाकई बहुत बड़ी और जटिल है। इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद हमेशा होती है, लेकिन इसके लिए हमें कई तरफ से एक साथ काम करना होगा। सबसे पहला और जरूरी कदम है मृदा प्रबंधन। हमें ये समझना होगा कि मिट्टी सिर्फ एक संसाधन नहीं, एक जीवित चीज है जिसकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। और इसका सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? सबसे असरदार और प्राकृतिक तरीका है वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ बारिश की बूंदों की रफ्तार को धीमा करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और पत्तियों से ह्यूमस बनता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और खेती के तरीकों में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? यहीं पर वैज्ञानिक कृषि की भूमिका आती है। ढलान वाली जमीन पर सीढ़ीदार खेत बनाना ताकि पानी की रफ्तार कम हो, खेतों की मेड़बंदी करना, ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीके अपनाना ताकि पानी बर्बाद न हो, और सबसे जरूरी जैविक खेती को बढ़ावा देना ताकि मिट्टी की जान वापस लौट सके। इसमें सरकारी योजनाओं की क्या भूमिका हो सकती है? उनकी भूमिका बहुत अहम है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी जैसी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। बस उन्हें सही तरीके से और लोगों की भागीदारी के साथ लागू करने की जरूरत है। जब गांव के लोग खुद पेड़ लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। तो आज हमने झारखंड की जमीन के दिल में उतरकर देखा कि वहां कितनी विविधता है। एक तरफ 90% हिस्से पर फैली लाल मिट्टी है जो किसानों के लिए एक चुनौती है, तो दूसरी तरफ राजमहल की उपजाऊ काली मिट्टी और कोडरमा की अनोखी अभ्रक वाली मिट्टी भी है। और हमने ये भी समझा कि मिट्टी का कटाव एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इस कीमती खजाने को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम चाहें तो सही प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीकों और सबसे बढ़कर अपनी सोच में बदलाव लाकर इस बर्बादी को रोक सकते हैं। बिल्कुल। ये साफ है कि मिट्टी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये झारखंड की कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और वहां की संस्कृति का आधार है।
सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, झारखंड जैसे राज्य के लिए, जो अपनी जमीन के नीचे की खनिज संपदा जैसे कोयला और अभ्रक, और जमीन के ऊपर की संपदा यानी मिट्टी, दोनों के लिए जाना जाता है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण और कितना मुश्किल है। क्या खनन का विकास हमेशा मिट्टी के स्वास्थ्य की कीमत पर ही होगा, या कोई ऐसा टिकाऊ रास्ता भी मुमकिन है जहां खदानें भी चलें और खेत भी